नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में एक बात का संदर्भ दिया गया था कि जो ये भ्रष्टाचार है उसके विषय में चर्चा और उसके निवारण की भी चर्चा वो की जाएगी। तो आज उस पर एक परिचर्चा होगी। भ्रष्टाचार के विषय में लोग कहते हैं कि आर्थिक भ्रष्टाचार तो है ही और एक मानसिक भ्रष्टाचार, इस तरह के तर्क देने वाले निश्चित है कि वो खुराफाती दिमाग के होते हैं। ये व्यवस्था ये व्यवस्था और हमारे भारतीय भाई बहन जो आर्थिक जो भ्रष्टाचार है या उसकी जो लालच है उससे त्रस्त है। मानसिक भ्रष्टाचार की ओर जो इशारा करते हैं जो लोग जो है तो वो है बौद्धिक बेईमानी से कहते हैं। तो बौद्धिक बेईमानी के विषय में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने काफ़ी स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। तो जिस प्रकार से हमारा ये समाज जो हमारे तमाम संत महात्मा हैं, हमारे मतलब जो हाल के भी जो संत हैं, हमारे कबीर दास हैं, गुरु नानक हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, संत रविदास हैं, सूफी संत हैं इत्यादि हैं, उनकी फोटो तो टांगी जाती है। उनके दोहे जो है तमाम रिकॉर्ड में या ऐसे भी बजाए जाते हैं, लेकिन उनको जीवन में उतारने की जो है वो बात होती ही नहीं है। तो उसी प्रकार जो है उसी प्रकार हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्धिक बेईमानी या बौद्धिक ईमानदारी का भाव जो है, इसका सबसे बड़ा शिकार जो है हमारा बौद्धिक वर्ग है और बौद्धिक वर्ग जो है जिन जिन क्षेत्रों में है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो जो शिक्षण संस्थाओं में हो, चाहे हमारी जो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी हो, और चाहे हमारी न्यायपालिका हो, इन क्षेत्रों में बौद्धिक ईमानदारी का भाव जो है के कारण जो है अपने उद्देश्य को वो पाती नहीं और अपने उद्देश्य को न पाने की स्थिति में तमाम दंभ, नाटक और ड्रामा और इस तरह की बुराइयों का वो शिकार हो जाती है। तो और सबसे जो स्पष्ट इस बौद्धिक ईमानदारी के अभाव का जो शिकार है वो हमारी
वो हमारा नौकरशाही है, वो हमारी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। तो और ब्यूरोक्रेसी जो कि कुछ लोग उसको बोलते हैं, वो स्टील फ्रेम वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सब बकवास है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो बौद्धिक बेईमानी का शिकार है, सुविधा भोगी का शिकार है, और घटिया किस्म के स्वार्थ या व्यक्तिगत स्वार्थ का शिकार है। और इन्हीं बुराइयों के कारण जो है ये ब्यूरोक्रेसी, वो जिसको कि यूपीएससी जो है वो चुनाव करता है, उसका सिलेक्शन करता है। और यूपीएससी को जरा भी इस बात की चिंता नहीं कि जिस तरह के प्रोडक्ट वो भेजती है, जिनमें ये परीक्षा नहीं होती है कि वो व्यक्ति अपने मुल्क के प्रति कितना संवेदनशील है, कितनी देशभक्ति का उसमें भाव है, कितना चरित्रवान है, और बौद्धिक ईमानदारी का माने कितना अंश है, इसकी बगैर जांच किए हुए, बगैर इसको सुनिश्चित किए हुए, सिर्फ जो है जिन लोगों ने रट्टा मार लिया है। और एक चीज़ और, संघ लोक सेवा आयोग जो है देश के साथ छल कर रही है कि उसने ये एथिक्स का पेपर डाल करके ये तमगा लूट रही है कि वो एथिक्स का एक पर्चा, एक जो है एक पेपर उसमें डाल करके जो जनरल स्टडीज होती है मेंस के पेपर में, सिविल सर्विसेज के, उसके आधार पर ये दम बरती है कि हमने जो है उनमें नैतिकता उन्हें डाल दी है। ये इस तरह का दम जो है यूपीएससी भरती है। तो वो भी एक जो है बिल्कुल आधारहीन और बकवास एक तर्क है। भारतीय जनता दल ने पहले ही कहा कि भाई जिनमें देशभक्ति और चरित्र का दोनों को मिलाकर जो एक जो है नैतिक शिक्षा का एक वो भाग वो बनना चाहिए। और उस नैतिक शिक्षा को बाकी जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी माने सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, सरकारी में चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, और निगम और अर्ध सरकारी, यहाँ तक कि निजी भी जो नौकरियाँ हैं, वो सब के सब जो है वो नैतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के बाद उनका जो है जो रोजगार दफ्तर हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, उनमें उनका पंजीकरण, और वहीं से सारे रोजगार उठाया जाए, तभी जाकर के इस तरह की समस्या का जो है समाधान जो है वो निकल सकता है। और जो उच्च जो सेवाएं हैं, जो लोक सेवा आयोग चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इसको 2 स्तरों पर, और हालांकि इसको विस्तार से किसी एपिसोड में बताया गया है, उसको नैतिक शिक्षा को सुनिश्चित करके तब उनके चयन को पूर्ण किया जाए, तभी जाकर के इस तरह की समस्याओं का समाधान या निदान संभव है। लेकिन सिर्फ जो है उसके एक पेपर में उसके एक पेपर में पेपरों में एक एथिक्स का पेपर डालने से तो ये तो बिल्कुल एकदम है, नाटक है। तो बात चल रही थी कि जो भ्रष्टाचार के माने जो लोग जो है माने एन प्रकारेण जो है भ्रष्टाचार जारी रहे, तो उसको जारी रहने के लिए जो है कुछ इस तरह का भी कुतर्क करते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक ही नहीं है बल्कि वो मानसिक होता है। तो मानसिक भ्रष्टाचार मतलब नहीं, वो बौद्धिक बेईमानी है। और बौद्धिक बेईमानी के विषय में हमारे बाबा साहब ने विस्तार से बताया हुआ है। और उसका शिकार जो है ये बौद्धिक वर्ग
और बौद्धिक वर्ग जो है जो विभिन्न क्षेत्रों में है, नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया, ये तीनों जो है मैंने कुछ ही अपवादों को छोड़ करके बाई एंड लार्ज जो है बौद्धिक बेईमानी के शिकार हैं। इसी कारण जो है वो इस देश के लिए एक संपत्ति होने के बजाय एक वैल्यूएबल, एक कीमती माने संपत्ति होने के बजाय वो अभिशाप बने हुए हैं, वो लायबिलिटी बने हुए हैं, यानी एक बोझ बने हुए हैं। ये बात सत्य है। और इसीलिए भारतीय जनता दल ने एक रूपरेखा बताई हुई है कि उसका निदान क्या है। तो आइए जो भ्रष्टाचार वाली बात है, तो हमारी जो जनता है और हमारे जो व्यवस्था है जिस बात से ग्रसित है वो आर्थिक जो आर्थिक भ्रष्टाचार है वही है। और वही असली जो है वही असली वो भ्रष्टाचार है। तो आर्थिक भ्रष्टाचार या लालच दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो इस विषय में जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जो लोग इसको जारी रखना चाहते हैं, जिनकी मंशा रहती है कि ये जारी रहे, तो कुछ इस तरह का कुतर्क देते हैं कि साहब भ्रष्टाचार हमारे देश से जा ही नहीं सकता, वो हमारी आदतों में समा गया है, वो हमारे खून में समा गया है, वो हमारे नसों में समा गया है। इस तरह का वो तर्क देते हैं। भारतीय जनता दल ऐसे इस तरह के कुतर्क देने वालों से बस यही कहना चाहता है कि चाहे वो खून में समाया हो चाहे कहीं भी समाया हो, वहाँ से भी उसकी सफाई संभव है। और जो व्यवस्था में लोगों में जो व्याप्त है वहाँ से भी संभव है, बशर्ते जो शासक है उसकी मंशा क्या है, उसकी मंशा इसके प्रति साफ है कि नहीं साफ है, निर्मल है कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है, वो इसी बात पर वो निर्भर करता है। सब कुछ संभव है, इसमें वक्त लगता है, समय लगता है, वो सब कुछ संभव है। तो भ्रष्टाचार के संबंध में एक वो भ्रष्टाचार है जो निचले स्तर का है और खासकर और हमारी जनता उसी से परेशान रहती है। यानी दफ्तरों के बाबू या कुछ अधिकारी जनता को जो है वो 10 चक्कर वो लगवाते हैं सिर्फ इसलिए जो है वो पैसे के लिए, और पैसे के लिए या जो लालच है या पैसे की जो लालच है या भ्रष्टाचार, ये सबको मालूम है। इसीलिए कुछ लोग जो है 10 चक्कर की परेशानी से माने ऊब करके वो भ्रष्टाचार के शिकार वो बन जाते हैं। वो हिसाब लगाते हैं कि हम 10 बार आएंगे तो मेरा क्या खर्चा बनेगा, क्या परेशानी होगी, तो चलो यानी ले दे करके और ये कर्मचारी, ये बाबू और ये अधिकारी बगैर भ्रष्टाचार के जो है काम करेगा नहीं, तो उसके शिकार बन जाते हैं। यही अक्सर होता है। और और हमारी जो जनता है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई मान है, वो इसी भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं और इसी से चूंकि इसी से वो परेशान भी रहते हैं। एक भ्रष्टाचार है जिससे जनता तो परेशान नहीं होती है, लेकिन वो हमारे देश के कीमती संसाधन को खाते रहते हैं। वो जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये मैनिपुलेट करके, तिकड़म करके हमारे जो है हमारे कीमती संसाधन को खाते रहते हैं। तो ये जो है इस स्तर का भी एक भ्रष्टाचार है जो जनता को परेशान तो नहीं करता है, लेकिन हमारे देश के कीमती संसाधन को वो खाता रहता है। एक तीसरे स्तर का है
जो मंत्रियों के स्तर का है, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हो चाहे आपके ये वो केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, मुख्यमंत्री भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो उनका आयाम जो है भ्रष्टाचार का वो अरबों खरबों में जाता है और उससे भी अधिक जाता है। वो बहुत व्यापक पैमाने पर हमारे देश के कीमती संसाधन को वो खाते चले जा रहे हैं। तो ये 3 स्तर के भ्रष्टाचार हैं जो कि हमारी व्यवस्था को और हमारे इस देश को और हमारी आवाम को दुख दे रहे हैं और हमारी व्यवस्था को दीमक की तरह खा रहे हैं। रही बात इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सारा कुछ विस्तार से तो इस YouTube के माध्यम से संभव नहीं है, लेकिन उसका इशारा जो है वो दिया जा सकता है कि भ्रष्टाचार ये दूर करना है तो कोई भ्रष्टाचार के विषय में रिपोर्ट करे तब उस पर कार्रवाई हो। इस विधि से भ्रष्टाचार जाएगा नहीं। जितनी ये भ्रष्टाचार निरोधक माने जो एजेंसियां हैं, जैसे स्टेट लेवल पर CID है, ACB है, एंटी करप्शन माने ब्यूरो है, या CBI है, जो भी है, ये आपका विजिलेंस भी है और केंद्र के लेवल पर जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ये मिलकर के इनको भ्रष्टाचार को पकड़ना पड़ेगा। हर वक्त जो है इनको भ्रष्टाचार को पकड़ना होगा और पकड़ने पर जैसे कि मान लीजिए निम्न स्तर पर कोई सिपाही कोई कांस्टेबल पकड़ा गया, तो होता क्या है कि आज भी वही होता है कि यदि कोई सिपाही पकड़ा गया तो तुरंत वो निलंबित हो जाता है और 2-4 दिन वो निलंबित रहता है, फिर वापस वो रीइंस्टेट हो जाता है। इससे भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, इसलिए कि जो कांस्टेबल करप्शन करता है या भ्रष्टाचार करता है तो उस यानी भ्रष्टाचार की कमाई का भाई वो मैंने कमाई जो है सिर्फ कांस्टेबल तक ही सीमित नहीं होती है। वो कमाई फिर उसके जो आका लोग हैं, माने जो उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, आका लोग भी कहा जा सकता है, तो उनके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, जैसे मान लीजिए उनका SHO है, DSP है, SP है, SSP है, वहाँ तक भी पहुँचता है। तो होता क्या है कि यदि वो कांस्टेबल यदि सस्पेंड होता है, और ये लोग सस्पेंड भी करते हैं जो पकड़े जाने पर, तो कहते हैं कि देखो भाई हमको पब्लिक को फेस करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, जब तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हें सस्पेंड वो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सावधान, ये सब बातें थोड़ी सावधानी से करो। और उसके DSP और SSP भी कहते हैं कि अरे कौन सा बेवकूफ़ वो सिपाही है जिसको ये सब बातें ये सब काम जो है उसको करने नहीं आता है, बड़ा नादान सा है। मतलब कि उनका संकेत रहता है कि भाई करे तो थोड़ी होशियारी से करे। इसी बीमारी को दूर करने के लिए हमारे चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। वो गलती भले सिपाही की हो, गलती भले कांस्टेबल की हो, लेकिन उनके जितने भी नियंत्रक लोग हैं, जितने भी कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनको भी वो दंडित करते थे। गलती सिपाही के होने पर वो कांस्टेबल सस्पेंड होगा ही, SHO भी सस्पेंड होगा, DSP भी होगा और SSP भी होगा।
ये इस तरह का वो कार्रवाई करते थे चरण सिंह। और चरण सिंह मुख्यमंत्री होते हुए भी वो भ्रष्टाचार को पकड़ते थे स्वयं मुख्यमंत्री की क्षमता में। वो भेष बदल करके थानों में जाते थे, भेष बदल कर बिजली दफ्तरों में जाते थे, भेष बदल करके वो नगर पालिका के दफ्तरों में जाते थे, भेष बदल करके वो अस्पतालों में जाते थे। और लेकिन गलती जो है भले वो निचले स्तर की हो, मान लीजिए अस्पताल में जो मैंने वार्ड बॉय है या डॉक्टर है या नर्स है, यदि वो पकड़ा जाता है तो सिर्फ वही नहीं, मान लीजिए किसी अस्पताल में यदि कोई डॉक्टर नर्स या छोटा डॉक्टर वो पकड़ा जाता है तो सिर्फ वही निलंबित नहीं होगा, उस अस्पताल का जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है वो भी सस्पेंड होगा, उस जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है सीएमओ वो भी सस्पेंड होगा, और उसके ऊपर जो डायरेक्टर हेल्थ है वो भी सस्पेंड होगा। तो उनके इस तरह की कार्रवाई का वो संकेत था कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो है भ्रष्टाचार मुक्त रखिए और कर्तव्यनिष्ठ बनाइए। ये उनकी कार्रवाई का ये मैंने संदेश था। तो हमने तो देखा था वो जमाना उनका। तो इस तरह से वो आतंक फैलाए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आतंक था कि यदि आपने भ्रष्टाचार को छुआ तो फिर आपका नौकरी में अस्तित्व गया। तो और ऐसी ही कार्रवाई हर स्तर पर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब करने पर जो है एक करप्शन के अगेंस्ट में करप्शन के अगेंस्ट में या भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक आतंक का माहौल होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने ये इसका एक साइड इफेक्ट आएगा कि कुछ कर्मचारी जो है काम करना बंद कर देंगे, तो जो कर्मचारी जो है काम करना बंद कर दें उन पर भी कार्रवाई करिए। चूंकि मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाइयों के विरोध में यदि वो काम करना बंद कर देते हैं तो उनके काम करना बंद करने का मतलब है कि वो भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं, तो उन पर भी कार्रवाई। अच्छा, और जो कार्रवाई हो तो चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, उन पर भी उसी तरह का एक्शन और वो एक्शन चाहे वो निलंबन हो चाहे सस्पेंशन हो चाहे जो भी हो वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है कम से कम सरकारी कर्मचारियों या चाहे अर्ध सरकारी माने वो इन विभागों में चाहे निगमों में, और जब इस तरह से किया जाएगा तो जो प्राइवेट में भी करप्शन है लेकिन थोड़ा सा वो दूसरे तरह का है। तो प्राइवेट जो निजी कंपनियां हैं या प्राइवेट हैं उनमें भी इसी तरह के वातावरण का इसी तरह के वातावरण का उसमें भी असर पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आतंक की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आतंक का माहौल जो है वो लाना पड़ेगा। और इस तरह का माहौल कि यदि भ्रष्टाचार को छुआ तो आपका सेवा से आपकी छुट्टी हो जाएगी, सेवा में आपका वजूद मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह का माहौल होना चाहिए। अब ये तो रहा कर्मचारियों का। और लेकिन ऊपर के स्तर में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इनके भी जो है वो इनके भी भ्रष्टाचार को पकड़ना पड़ेगा। और जो पकड़िए तो मान लीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पकड़ा जाता है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं, उसका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, फिर उसके ऊपर जो चीफ इंजीनियर,
ये तीनों को जो है वो सस्पेंड, तीनों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए चीफ इंजीनियर पकड़ा जाता है तो चीफ इंजीनियर सिर्फ नहीं, चीफ इंजीनियर है उसके ऊपर जो है आपका डायरेक्टर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या चेयरमैन होगा, सबको सस्पेंड। तो यानी पूरी चेन पर वो कार्रवाई करनी होगी। तो वहां भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक आतंक जो है वो पैदा करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को आपने छुआ नहीं कि आपका सेवा से आपका अस्तित्व, सर्विस से आपका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस तरह का माहौल, भ्रष्टाचार के खिलाफ आतंक का माहौल जो है सिर्फ 4-6 महीने में नहीं जाएगा, इसलिए कि चरण सिंह की सरकार सिर्फ 5-6 महीने तक ही रही तो उसका असर नहीं होता। और अमूमन ये भी होता है ना कि मान लीजिए कोई ईमानदार अधिकारी आया तो भ्रष्ट किस्म के जितने कर्मचारी हैं तो वो कहते हैं कि अरे भाई ये आंधी आई है ईमानदारी की, तो सर झुका लो, उतने समय तक बस इसका ट्रांसफर करवा दो या हो जाए, और उसके बाद फिर वो वैसा ही वो करने लगते हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आतंक का माहौल है सिर्फ 4-6 महीने तक ही रहेगा, तब वो असर नहीं करेगा। इसके लिए वही हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थियरी कम से कम 25 से लेकर 30 साल तो लोग भ्रष्टाचार करना भूल जाएगा जरूर। लगातार जो है इस तरह के करप्शन के अगेंस्ट में, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में एक आतंक का माहौल 25 से 30 साल तक जो है रहेगा। तो इनकी आदतें चाहे वो खून में समाया हो, चाहे नस में समाया हो, चाहे आदत में समाया, आदत भी छूट जाएगी, वो खून से भी निकल जाएगा और लोग भूल भी जाएंगे। अब आइए जो मंत्रियों के स्तर का, जो मंत्री चाहे वो केंद्र सरकार के हों, और यही नहीं एमएलए एमपी भी करते हैं। एमएलए एमपी इन्हीं से मिल करके या वो भी तिकड़म करके वो करते हैं। और इस संबंध में एमएलए एमपी में भी जो ये नरसिम्हा राव ने वो एक एमपी लैड, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट के नाम पर जो है एमपी लोगों को आजकल तो शायद वो 10 करोड़ मिलता है एमपी लोगों को हर एक साल, और एमएलए लोगों को कहीं कहीं जो है वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ मिलता है। वह भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया है जो नरसिम्हा राव की सरकार ने शुरू किया और आज तक वो चल रहा है। तो उसको बिल्कुल समाप्त, एमपी लैड वगैरह सब जो मिलता है वैसा बिल्कुल जो है उसको खत्म किया जाना चाहिए। और उनमें पेंशन का भी एक वो करप्शन है, या करप्शन है या करप्शन है या दुर्व्यवस्था है। यानी जितनी बार एमएलए होंगे उतनी बार की पेंशन, जितने बार एमपी होंगे उतने बार का वो माने पेंशन। बताइए, एक कर्मचारी जो है 35 साल 40 साल तक सेवा करता है, बस उसको एक पेंशन मिलती है। और ये हर एक 55 साल में जो है वो जितनी बार एमएलए होंगे या जितनी बार एमपी होंगे सबको जोड़ करके किसी की तो शायद कोई एमएलए की या किसी एमएलए की जो है करोड़ों में आती है उसकी पेंशन। इस तरह की जो है बिल्कुल अनैतिक जो है बिल्कुल है, मैंने इस तरह की अनैतिक जो है ये चाहे ये कांग्रेसियों की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, चल रहा। और अच्छा, और याद दिलाइए तो बोल रहे कि ये पहले से चल रहा। अरे पहले से हो चाहे बाद में हो, तुम्हारी सरकार के संज्ञान में तो है ना, तुम्हारी सरकार के
कि वो संरक्षण में तो है, मैंने वो सरकार के संरक्षण में ये बुराई तो चल रही है ना। तो इस तरह के देखिए, अभी नमूने हम बता रहे हैं, इसी तरह के और भी सैकड़ों होंगे। तो उनकी पेंशन को लेकर के भी एक जो है वो करप्शन का मामला है। एक तो 5 साल के लिए हो गए पेंशन चालू, और जितनी बार एमएलए होंगे उतनी बार की पेंशन, जितनी बार एमपी होंगे उतने बार का वो पेंशन हर 5-5 साल के बाद जो है। तो यह भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया है। और इस पर भी जब कोई जानकारी आई तो मैंने मोदी सरकार को कोई जिम्मेदार ठहराया था कि भाई आपको 8 साल हो गया, आपको दिखता नहीं है। तभी मोदी के भक्त जो है तमाम इधर उधर के मोदी के जितने चमचे भक्त हैं वो तो और घटिया किस्म की मानसिकता के हैं कि कैसे उनके मोदी के इस तरह के माने अपराधों को कैसे वो ढका जाए। तो ये जो बात चल रही थी कि एमएलए एमपी के स्तर पर, तो ये बताया गया मंत्रियों के स्तर पर, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, और जो कि जिसका आयाम, जिसकी मात्रा, जिसकी राशि जो है अरबों खरबों के ऊपर भी होती है। तो उसमें जो भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण होता है कि भ्रष्टाचार की कमाई से जो अर्जित जो काला धन होता है, जो भी है, वो चुनाव में अक्सर उसका इस्तेमाल होता है। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। अब तो यहाँ तक कि जो है जो स्थानीय निकायों के भी चुनाव में, वो नगर पालिका के या आपका जो पंचायत के भी चुनाव, उनमें भी जो है वो माने भ्रष्टाचार से अर्जित पैसों का वो उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसकी जड़ में है जो है चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले काले धन का। तो चुनाव में जो धन का जो भूमिका है और जो प्रभावित करता है, हालांकि ये चुनाव आयोग के देखरेख में होता है, ऐसी बात नहीं है, चुनाव आयोग की पूरी खबर है। यानी धन के प्रभाव से जो धन के कारण जो चुनाव पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यह चुनाव आयोग को मालूम है। तब भी वो बड़ा तमगा लेकर के मैंने खड़ा रहता है कि हमने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का बहुत स्वच्छ और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाया है। ये सब बकवास। जहाँ पर धन बल हो, जहाँ पर बाहुबल हो, और वहाँ पर कोई दावा करे कि बड़ा स्वच्छ और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, ये जो है जनता के साथ मेरा धोखा है। खैर, तो इसके लिए मैं कहता हूँ इसके लिए सिर्फ चुनाव आयोग ही जो है जिम्मेदार नहीं है। चुनाव आयोग यदि हो भी जाए तो और भी कई संस्थाएं हैं जो कि चुनाव आयोग को ऐसा काम करने देंगी नहीं। न्यायपालिका है, वो आ जाएगी बचाने के लिए भ्रष्ट लोगों को। अरे न्यायपालिका खुद जवाब दे जनता को ना कि जो ये भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचारियों के हौसले जो बढ़े हैं, बड़े हैं, तो क्या इसमें न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जरा वो भी सोचे। सिर्फ जो पुलिस वालों को
मतलब वो जिम्मेदारी कर देना और एक आध सेक्रेटरी वगैरह को दंडित कर देने से बात नहीं बनती है। इस देश में जो भ्रष्टाचार का जो तांडव चल रहा है, तो उसमें न्यायपालिका की भी खासे जो है वो जिम्मेदारी बनती है, और वो अपनी जिम्मेदारी से जो है वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। तो वही कहा जाए कि सिर्फ अकेले चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग वो लाख चाहे, ये राजनीतिक दलों का जो कुनबा है, उनके पास जो काला धन है उसका दुरुपयोग करते ही करते हैं। तो खैर, तो अब इस बीमारी का जो सबसे पहले इलाज होना चाहिए वो है स्टेट फंडिंग, यानी मतलब कि सरकार ही जो है चुनाव खर्च का माने चुनाव के खर्चे का बोझ उठाए, जिम्मेदारी उठाए सरकार, और एक भी पैसा जो है एक भी पैसा राजनीतिक दल का या उम्मीदवार का उस चुनाव में लगना नहीं है। हालांकि अब फिर वही वो कुतर्क देने वाले कि साहब मान लीजिए सैकड़ों खड़े हैं, 4-5 से खड़े हैं एक क्षेत्र में, तो सब पर यदि वो सरकार खर्च करेगी तो सारा खजाना उसका खाली हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जनाब। ऐसी स्थितियों में मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट, मान लीजिए जिसके समर्थन में मान लीजिए 20-25 भी नहीं है और वो खड़ा हो गया है, तो उनको वीड आउट करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए उपाय है। मान लीजिए 100 लोग खड़े हैं, तो पहले चरण में यानी फर्स्ट फेज में सब जो वास्तव में उसको 3 फेजों में आपको चुनाव वो कराना पड़ेगा, और वो विधिवत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मोबाइल से इत्यादि से। हालांकि मोबाइल वगैरह किसी भी कराने में वो डुप्लीकेसी न हो जाए, इस तरह की व्यवस्था जो है वो आयोग को करना पड़ेगा कि इस तरह का वो दुरुपयोग ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक विधि से, मोबाइल विधि से या जिस भी विधि से पहला फेज जिसमें कि ये तय हो कि भाई कि किसके कितने समर्थक हैं, तो जिसके समर्थक 100 हैं, 50 हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 लोगों को, उसमें से सिर्फ मान लीजिए जितनी भी संख्या हो, 100 हो, 200, उसमें से ऊपर के 10 लोगों की जिनके समर्थक हैं वो जो है उसमें माने वो चुने जाएंगे। और फिर दूसरे फेज में इन 10 में से सिर्फ दो फिर उसी तरह का चुनाव और जो है सिर्फ 2। और तो अब स्टेट फंडिंग जो होगी सिर्फ उन्हीं दो अच्छा 10 में से 2 मैंने कैसे होगा कि फिर उसी वो इलेक्ट्रॉनिक विधि से या और किसी इसी तरह की विधि से वोटिंग हो, तो उसके टॉप वाले, सबसे अधिक वाले 2 वो 2 चुने जाएंगे कि यही इन्हीं के पक्ष में माने वो वोटर हैं या जनता है जो टॉप पर जो 2 हैं। अब स्टेट फंडिंग इन्हीं 2 उम्मीदवारों के लिए होगी, तो खर्चा उतना बच जाएगा, सरकार का खर्चा बच जाएगा। तो इन्हीं 2 के लिए चाहे गाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे ईंधन या पेट्रोल या डीजल की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था, सब व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से ही होगी। और मंच में आपको बोलना है तो वो साझा मंच होगा, एक बार वो बोलेंगे, एक बार वो बोलेंगे, जो भी है। इस तरह मोटा मोटी हम बता रहे हैं। और एक भी पैसा उम्मीदवार के द्वारा या एक भी पैसा किसी उसके शुभचिंतक के द्वारा या एक भी पैसा एक भी पैसा राजनीतिक दल द्वारा खर्च नहीं किया जाना है। और यदि पाया गया
और इसके प्रति सख्ती से देखना। ये पाया गया कि एक भी पैसा जो है राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उसका शुभचिंतक ने खर्च किया है, तो चुनाव के दौरान उसकी उम्मीदवारी, और यदि वो जीत गया है तो उसकी सदस्यता, और राजनीतिक दल ने यदि खर्च किया है तो राजनीतिक दल की मान्यता, इस स्तर की कार्रवाई होगी। तब ये जो काला धन का जो भूमिका रहती है, जो उसका दुरुपयोग होता है, मतलब कि इलेक्शन को प्रभावित करने का, वो मैंने उसका अंत जो है वो संभव है। तो जरा कल्पना करिए, जब इन राजनीतिक दलों को ये विश्वास हो जाएगा कि उनके द्वारा लूटा हुआ काला धन का कोई भूमिका ही नहीं होगी चुनाव जीतने में, तो वो काफी हद तक जो है भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे। और दूसरा कि एक जो है वो मैंने संपत्तियों के विषय में जो है, एक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो वो अपना संपत्तियों का विवरण भी देते हैं कि क्या संपत्ति आपके पिछले साल थी और इस साल कितना हुई। और यही नहीं, अब जो है शायद जो उनके रिलेटिव हैं वो उनका भी देना पड़ता है। यही चीज़ जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी सबसे जो है वो जो संपत्ति का विवरण लिया जाना चाहिए। और जो टाइम पर जो है संपत्ति का विवरण न दे, चाहे उसकी सदस्यता हो चाहे उसकी नौकरी हो, दोनों को समाप्त कर देना चाहिए। उन संपत्तियों के विवरण से ये पता चलेगा कि इनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई, और उनके जो भ्रष्टाचार करने वाले क्या करते हैं कि स्वयं में नहीं वो लगाते हैं, वो जो है वो दे देते हैं अपने रिश्तेदारों को भी। तो रिश्तेदारों के विषय में भी जो विवरण जो है, विवरण का कॉलम बना करके जो भी रहे उसका प्रोफार्मा बना करके उनके विषय में भी सोचना या उनके भी विषय में विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए। और ये बताते हैं कि ये राजनीतिक जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, वो बड़े शातिर होते हैं। वो अपने नाम से भी नहीं करेंगे, अपने नाम से भी नहीं करते हैं, न अपने रिश्तेदारों के नाम से करते हैं, ये वो तीसरे के नाम से करते हैं। लेकिन उससे इनका जो है उससे इनकी सांठ काट रहती है। जैसे लोग बताते हैं कि आजमगढ़ में जो मेदांता हॉस्पिटल है उसमें पूरा का पूरा पैसा लगा हुआ अखिलेश का। तो इससे ये तो कम से कम जो अब इस तरह का करप्शन की समस्या है, उससे निपटने के लिए जो है बहुत आसान तरीका है। जो मेदांता का मालिक है उसको पकड़िए, और चाहे जिस डिग्री आप टार्चर से वो बात उगल सकता है उसे वो उगलवाइए कि इसमें वो पैसा किसका है, तब पकड़िए वो अखिलेश को। तो सिर्फ अखिलेश ही नहीं, तमाम तरह के कमलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इस तरह की जो है तमाम इन लोगों ने वो भ्रष्टाचार का अंबार खड़ा किया हुआ है। भारतीय जनता दल ने बराबर होता है। और एक बार पकड़िए तो पूरा पंग कर दीजिए, पूरी संपत्ति उसकी वो जब्त करनी पड़ेगी। जैसे राहुल गांधी, ये मोदी महोदय को मालूम है कि राहुल गांधी इस देश के लूटे हुए काले धन के बूते ही जो है बाहर जाकर के वो गुलछरे उड़ाता है, ऐश करता है, ये मालूम है मोदी महोदय को। लेकिन मोदी महोदय वो राष्ट्रवाद का मुखौटा भी पहनेंगे, चश्मा भी लगाएंगे, उसका स्टिकर भी लगाएंगे, लेकिन देश के डकैत को जो है वो पूरी सहूलियत, पूरा मौका देंगे
यानी काले धन के भूते जो है वो जाकर के वो विदेशों में ऐश करे और गुलछड़े उड़ाए, वो भी साल के 9 महीने के लिए, 9 महीने और 10 महीने के लिए। वो सिर्फ 3 राहुल गांधी तो सिर्फ 2-3 महीने वो रहता भारत में। तो ये मोदी महोदय को मालूम है कि जो देखिए, ये मोदी को अच्छी तरह मालूम है कि एक तो जो कांग्रेसियों के ज़माने में जब वो सत्ता में थी, लगभग 12 से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन जो है विदेशी बैंकों में जमा है, और उसका दुगना या दुगने से ऊपर, दुगने से अधिक जो है काला धन अभी भी जो है वो जो है भारत के अंदर है। उसमें नाम हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये कमलनाथ है, शरद पवार है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तो खैर हैं, जितने भी हैं, ममता बनर्जी है, इनकी ठीक से जांच की जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है, तो अरबों खरबों का काला धन आपको, अरबों खरबों का काला धन आपको मिल जाएगा। सारा काला धन निकाल करके देश में जितनी भी देश में जितने भी ये विकास के जितने कार्य हैं, और सबसे बड़ी महंगाई, जो महंगाई की मार जो हमारी आम जनता झेल रही है, उसमें जो है सब्सिडी दे करके जो गरीब भारतीय भाई बहन जो सक्षम है अपना वो बाजार को झेलना है, लेकिन जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए व्यवस्था, यानी इस महंगाई से बचाने के लिए उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मन में ईमानदारी हो तब ना। ये मोदी महोदय बहुत बड़े नाटकी भी हैं, बहुत झूठ भी बोलते हैं, और देखिए इनका तमाशा कि वोट लेते हैं अवाम से, किस नाम पर? राष्ट्रवाद के नाम पर। और इनके राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि वोट लेना है अवाम से, और जब सत्ता इनको मिल जाती है तो ये यानी देश के जितने डकैत हैं, देश के जितने दुश्मन हैं, उनको पूरी सहूलियत देना और उनकी रक्षा करना, उनको पाल के रखना, और पाल करके इसलिए रखना कि इन्हीं को दिखा करके, इन्हीं का वर्णन करके जो है अपने पक्ष में, यानी बीजेपी या मोदी जी अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाना। इसीलिए तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इनको ठीक से समझे, मोदी महोदय को, कि जो सिर्फ सत्ता के लिए देश के दुश्मनों के द्वारा, देश के डकैतों के द्वारा जो ये देश पर जो है कहर बरपा रहे हैं, वह देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज हमारे जो है भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको ठीक से समझे। और तो वो भी जो है वो भी जो अभी जो बताया गया कि एक वार्षिक संपत्ति का विवरण, यानी खुद वो चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, और फिर उसके जो रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी भी संपत्तियों का विवरण। और उसके अलावा यदि किसी का जैसा कि अभी बताया गया कि वो मेदांता टाइप का जो कि आजमगढ़ में अस्पताल बना हुआ करोड़ों का, तो उसको भी पकड़ने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ के मेदांता हॉस्पिटल की तर्ज पर जितने भी राजनीतिक भ्रष्टाचारी हैं, वो इसी प्रकार अपना धन वो लगाए होंगे और अपने काले धन को मल्टीप्लाई करते होंगे,
उसको उसको दिन दूना और रात चौगुनी उसमें वृद्धि करते होंगे, तो उनको भी पकड़ना पड़ेगा। और हर तरह से इन भ्रष्टाचारियों इन भ्रष्टाचारी जो कि राजनीतिक दल तो नहीं, जो कि राजनेताओं जो राजनेताओं के वेश में हैं, उनको हर तरह से जब तक अपंग नहीं करेंगे, उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। जब तक उनके हौसले पस्त नहीं होंगे, तब तक वो राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है वो जाएगा नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय अवाम और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, यह 1-2 दिन में नहीं जाएगा, 1-2 साल में भी नहीं जाएगा। यह इसके लिए उतना ही टाइम लेगा जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष बोस ने बोला था, 25 से 30 साल लगातार, तब इनकी आदतें जाएंगी। और उसके पहले जो है, जैसा कि भारतीय जनता दल ने कहा, हमारी आवाम जो इन भ्रष्टाचारियों को चुन करके सत्ता में जो भेजती है, अब देखिए, एक तो वो भ्रष्टाचारी जनता का, हमारी आवाम का कर्तव्य बनता है कि उस भ्रष्टाचारी को जनता का कर्तव्य बनता है कि अपने समाज से जो है वो बहिष्कृत किया जाए। उसको सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो है देश के बाहर जो है वो निकाला जाए। तो जिसको भारतीय समाज से बहिष्कृत किए जाने की आवश्यकता है, जिसको इस देश से बहिष्कृत किए जाने की आवश्यकता है, उसको हम आप जो है, हमारी आवाम जो है, उसको सत्ता में भेज रही है। तो ये बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय अपराध, राष्ट्रीय कलंक जो है हो रहा है हमारी आवाम के द्वारा। और उसमें हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, बिल्कुल वो निष्पक्षता से सोचे, जो ऐसा कर रहे हैं। वही जो हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक जो जहर है, जातिवाद के नाम पर, जातिवाद अभी भी चल रहा है, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, जो है प्रांतवाद के नाम पर, और क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद और प्रलोभन का भी बहुत बड़ा हुआ है। ये देखिए, इन राजनीतिक दलों को जो कि इस देश के लिए अभिशाप बन गए हैं, मजबूत यानी कौन कर रहा है? उनको डोनेशन देने वाले ये अडानी अंबानी, क्या उनके लिए क्या अडानी अंबानी के लिए देश का महत्व नहीं है? सिर्फ व्यापार ही है। अडानी, अंबानी, बिरला, सिंघानिया, इनको सोचना पड़ेगा कि ये देश के शत्रु जो है, जो पार्टियां हैं जो है, जिनको ये डोनेशन देते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, कि इनके जो व्यापार करते हैं, जो तिकड़म करते हैं, उसमें कोई रुकावट ना आए। यह भी एक वो राष्ट्र विरोधी चरित्र है। और ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे व्यापारियों के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल कम से कम आईना उनको दिखाना चाहता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जो कि इतने बड़े आदर्श हैं देशभक्ति के, उनको इन कांग्रेसियों ने, इन जेएनपीसी वालों ने हमेशा जो है पृष्ठभूमि में रखा, उनको मरवाया भी। गद्दार नेहरू ने जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस के शासकों से मिलकर के रूस के जंगलों में निर्मम यातनाओं के साथ मरवाया। और झूठे और लोगों का ध्यान इस साजिश की ओर न जाए तो एक झूठी कहानी बनवाई कि इनकी जो है वो नेताजी तो वहाँ से जापान से या टोक्यो से हवाई जहाज से चले थे, और उनके विमान की दुर्घटना जो है ताइवान या फॉर्मोसा के पास हो गई थी, और उसी विमान दुर्घटना में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई।
इस तरह की झूठी कहानी बनवाया। झूठी कहानी नहीं बनवाया, उस कहानी पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा मुहर भी लगवाई ताकि लोग उस पर यकीन करें, विश्वास करें। और वही नहीं, गद्दार नेहरू ने नहीं किया, उसकी बेटी जो गद्दार इंदिरा गांधी ने भी, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है वो शाहनवाज के द्वारा जो है उसी झूठी कहानी पर जो मैंने अभी जो बताया है कि नेताजी जो टोक्यो जापान से चले थे विमान से, और विमान दुर्घटना जो कि ताइवान या फार्मोसा के पास हुई थी, उसी विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। एक झूठी कहानी पर जो है शाहनवाज जो कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो न्यायमूर्ति थे, उसको उधर ठप्पा लगवाया। उसकी बेटी गद्दार इंदिरा गांधी ने भी फिर दोबारा सन 70 के दशक में जो है वो भी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति खोसला साहब के द्वारा फिर ठप्पा लगवाया। तो खैर इस कहानी के विषय में और बताया गया कि कम से कम मुखर्जी कमीशन के द्वारा जो तीसरा कमीशन मतलब कि बैठा जो कि पटना हाईकोर्ट ने के आदेश पर हुआ था, और उस रिपोर्ट को भी फिर ये इस देश के गद्दार में ये सब कांग्रेसियों ने और जेएनपीसी वालों ने उस यानी मुखर्जी कमीशन के उस रिपोर्ट को जो कहते हैं कि भाई ये विमान दुर्घटना वाली कहानी झूठी है, उसको खारिज कर दिया। तो खैर ये तो बहुत ही खतरनाक असर के जो है इस देश के दुश्मन हैं, और किस तरह से इन्होंने अपने भारत के खिलाफ साजिश की है। ये सारी बातें बहुत छुपाई गई हैं, लेकिन देश को जानना बहुत जरूरी है। तो बात चली थी कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाना भी और उनके परिवार पर जासूसी भी करवाना और झूठी कहानी वो बनवाना। तो जो इस असर का मैंने साजिश कर सकता है, तो अपने लूट के भी संबंध में तमाम इस तरह की साजिशें वो किया है उसने। तो उस संबंध में कहाँ से तो ये जो बात उठती है कि हमारे देश में वो धन की कमी है और गरीब देश है, ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है। मतलब कि कोई भी ईमानदार किस्म का शासक हो तो वो सारे काले धन को निकाल करके जो है अपने यानी देश की जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं, और जरूरी भी है विकास की परियोजनाएं, और साथ में जो है आधारभूत वो सुविधाएं जिससे कि विदेशी निवेशक यहाँ पर आएँ और निवेश करें और उद्योग लगाएं, जिससे उद्योग लगाने से हमारी आर्थिक मजबूती और बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इसी शैली पर जो चीन इतना आगे बढ़ गया। चीन में भी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, खास करके रेल है, रोड है, एक्सप्रेसवे है, और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि अब जिसमें जो वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब है जिस पर कि सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, तो मालगाड़ियाँ चलने और इसमें क्या हो रहा है कि एक ही ट्रैक पर जो है वो मालगाड़ी भी चलती है और जो है यात्री गाड़ी भी चलती है। कमाई होती है मालगाड़ी से, प्राथमिकता होती है यात्री गाड़ी से। इसी मार्ग झेलती है रेलवे। तो रेलवे के लिए सोचा गया कि भाई एक अलग से रास्ता जो डेडिकेटेड यानी समर्पित
उसके समर्पित जो है वो फ्रेट मतलब होता है आपका ये माल के संबंध में जो 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 माल ढुलाई है उसको फ्रेट कहते हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जो है मालगाड़ियाँ चलेंगी ताकि जो 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 निवेशक है जो 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 उनके उद्योग का जो माल है कम से कम समय में वो यानी बंदरगाहों पर पहुंच जाए और फिर वहाँ से जो है वो विदेशों में चला जाए वो बिकने के लिए। तो इस समय क्या है कि एक ही ट्रैक पर वो चलती हैं यात्री गाड़ियाँ और मालगाड़ियाँ। मालगाड़ियों की प्राथमिकता सबसे कम है, कमाई होती है और कमाई होती है मालगाड़ी से। और वो मान लीजिए कोई माल यदि बुक हुआ दिल्ली से तो उसको मुंबई पहुंचते 6 दिन या 10 दिन वो लग जाते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहेगा तो अधिक से अधिक 12 घंटे में माल पहुंच जाएगा वहाँ। तो इसी को बोलते हैं वो लॉजिस्टिक कास्ट। तो लॉजिस्टिक कास्ट यदि कम होगा तभी भारत में बना हुआ माल जो है विश्व के बाजार में जो है प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव रहेगा, वो बिक पाएगा। तो लॉजिस्टिक कास्ट को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए जो है इस तरह घटाने के लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उनमें धन लगाना और जनता को, खास करके गरीब और आम जनता को महंगाई से भी जो है राहत दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। लेकिन ये बीजेपी की सरकार में या मोदी सरकार में मन में ईमानदारी हो तब ना, मन में ईमानदारी हो तब ना। तो और इसके अलावा यही नहीं बल्कि ये एक जो है वो परियोजना है जो कि आज जब से देश आज़ाद हुआ करीब 1950 या 1952 से नदियों को जोड़ना, नदियों को जोड़ने की बात मैंने बहुत ज़माने से चल रही थी। और ख़ास करके वो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में काफ़ी जोर भी पकड़ा था कि नहीं भाई नदियों को जोड़ना चाहिए। और उसमें इसका खर्चा बताया गया था शायद 1 खरब और 50 अरब। तो लगभग जो है यानी 1500 अरब 1500 अरब की 1 खरब जो है 50 अरब। तो 1 खरब होता है आपका 10,000 करोड़। तो 10,000 और 50 अरब मतलब कि आपका 5,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ की बात थी। अब इसमें तो मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ में आ गया होगा। लेकिन जो भी है उसी जो काला धन निकाल जाए, चाहे वो विदेशी बैंकों से, चाहे अपने देश से, इसी तरह की जो आवश्यक जो है परियोजनाएं हैं। तो नदियों को जोड़ने से सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमारे देश में जिस समय पर कहीं पर बाढ़ होती है उसी समय कहीं पर सूखा भी रहता है। और हमारे देश में आज भी सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए जो है वो ये दोनों समस्या हैं। ये समस्या प्लस बाढ़ के कारण जो नुकसान होता है। तो इन तीनों समस्याओं का जो समाधान किसमें है? नदियों को जोड़ना। और काफ़ी राज्यों में नदियों के पानी के बंटवारे के नाम पर जो है काफ़ी जो झगड़े व मनस्थिता कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आप देखते होंगे। कावेरी जल विवाद, जो इसको लेकर के जो कर्नाटक के हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो तमिलनाडु के भारतीय भाई बहन, तमाम इस तरह के झगड़े। और उसी प्रकार जो है तुंगभद्रा का जल विवाद, इस प्रकार जो जमुना नदी के जल का विवाद। इसी तरह के तमाम जो जल विवादों का भी निपटारा जो है उसी से हो जाएगा जब हम नदियों को जोड़ देंगे।
और नदियों को जोड़ने से जैसा कि बताया कि हर साल जो है अरबों खरबों का नुकसान होता है माने संपत्तियों का, और जनहानि तो होती ही है। बिहार में आप लोग देखते होंगे जो कोसी नदी का जब वो जल आता है, खास करके नेपाल से आता है, तो कितनी जनहानि होती है। असम में जो बाढ़ आती है तो कितनी जनहानि होती है। तो ये सब जो है, ये समस्याएं जो है वो हमारे देश के सामने है। तो उसी बाढ़ से जो है वो बाढ़ से जो नुकसान होता है उससे निजात पाने के लिए और कई क्षेत्रों में जो है पीने का पानी और सिंचाई के लिए भी जो पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए भी, तो नदियों के जोड़ने का भी काम हो सकता है। और वो अब तक इसलिए नहीं हुआ कि धन का अभाव, जबकि धन जो है वो पड़ा हुआ है इन भ्रष्ट राजनीतिक दलों के पास जो है काले धन के रूप में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए एक राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि इन राजनेताओं को आर्थिक रूप से पंग करके इनके सारे काले धन को निकाल करके जो है इन्हीं आवश्यक कार्यों में या इन्हीं आवश्यक परियोजनाओं में लगाने की आवश्यकता है। तो मोटा मोटी ये बताया गया कि भाई भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पर कार्रवाई, वैसे में भ्रष्टाचार पकड़ना और कार्रवाई जो है इस स्तर की कि उनको जो है बिफिटिंग ही नहीं, उनके दिमाग में एक आतंक होना चाहिए, उनके दिमाग में आतंक होना चाहिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध। राजनेताओं में आतंक ऐसे आएगा कि उनके जितने भी आर्थिक स्रोत हैं सबको जब्त करना होगा। तब उनकी समझ में आएगा कि आखिर हम जो है वो आखिर हम भ्रष्टाचार करके लूट करके क्या करेंगे। जबकि वो पकड़ा जाएगा और जो है और हम जो है उसी दशा को प्राप्त होंगे। तो राजनीतिक दलों के और जो भी पार्टी भ्रष्टाचार में पाई जाए उसकी मान्यता जो है तुरंत ये चुनाव आयोग जो है वो रद्द करे। तो इस तरह से जो वो कठोर कार्रवाइयों के द्वारा ही जो है यानी राजनीतिक करप्शन जो कि इस देश में सबसे खतरनाक है और बड़े पैमाने पर है, अरबों खरबों का कई गुना है, उससे निजात इस मुल्क को मिल सकती है। तो ये तो रहा भ्रष्टाचार को दूर करने का एक मोटा मोटी एक रूपरेखा, एक आउटलाइन। अब रही बात कि ये समाचार मिला है कि चीन के साथ जो व्यापार है उसमें रिकॉर्ड स्तर का जो है वो व्यापारिक घाटा, मतलब कि 11,000 करोड़ का तो वो वहाँ से चीन से आयात होता है। 11,000 करोड़ का शायद नहीं, वो 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का चीन से आयात होता है और हम चीन को महज 30 करोड़ का वो हम निर्यात करते हैं। तो इतना खतरनाक जो है व्यापारिक घाटा जो है चीन, कौन चीन जो हमारा इस देश का दुश्मन नंबर 1 है, उसके साथ जो व्यापार कर रहे हैं वो भी घाटे के साथ। तो ये तथ्य बस इतना ही नहीं है, हमारे देश के तमाम लोग चीनी माल को बेचने में बिल्कुल जो है संगठित रूप में उसमें लिप्त है। जरा देखिए देशभक्ति कहां से आएगी। यानी काफी तादाद में हमारे देश के ही लोग जो है चीनी सामान को बाहर से मंगाना और उसी चीन के सामान पर व्यापार करना। तो चीन के सामान को बाहर से मंगाना
और फिर उसको जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका वितरण करना, उस पर और उसको बेचना या उस पर व्यापार करना या उसको खरीदना, ये सब के सब जो है देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है। और ऐसे, और यही नहीं, इस कदर भी है कि सामान आता है चीन से, मुंबई में या मुंबई में या कोलकाता में या और भी बंदरगाहों के बाद उस पर मुहर लगती है भारत की कंपनी का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सामान चीन का है या भारत का है। चीन के सामानों पर भारतीय कंपनियों की जो है वो मुहर लगती है। इस तरह की गद्दारी जो है अपने देश में हो रही है। तो हमारा देश जो है इन गद्दारों से जो है वो असुरक्षित है। जरा भी दिमाग में नहीं है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। एक तो ये मोदी की सरकार जो है अपने को राष्ट्रभक्त करती है, राष्ट्रवादी करती है, और दुश्मन चीन के साथ जो है इतने बड़े घाटे का व्यापार कर रही है। नंबर 1 तो ये भी गद्दारी है, नंबर 1। दूसरा, हमारे देश के ही लोग जो है चीन के सामान को मंगाना, उसको जो है वितरित करना, उस पर व्यापार करना, और हमारे देश के लोग जो चीन के सामान को खरीदते हैं वह भी देश के गद्दार, निश्चित रूप से। मैं पूछता हूं ऐसे लोगों से कि, और इसीलिए, और एक और भी कमजोरी, उस कमजोरी को भारतीय वामता दल को कहने में जरा भी संकोच नहीं है। भ्रष्टाचार का एक जो सबसे खतरनाक दुष्परिणाम यह है कि भ्रष्टाचारी जो है देश के खिलाफ कोई यदि विषय है, उस पर विदेशी जो साजिश करताओं के हाथों में बिकने के लिए वो तैयार भी हो जाता है। यानी भ्रष्टाचारी जो है वह जो है देश विरोधी यानी भारत विरोधी ताकतों के हाथों में बिकने के लिए वो तैयार भी होता है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचारी जो है देश के साथ गद्दारी भी जो है कर सकता है और करता भी है। तो भ्रष्टाचार के कई ऐसे खतरनाक आयाम हैं। तो जिस देश में दुश्मन चीन के माल को मंगाने में, वितरित करने में, बेचने में जो है कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, वह देश हमारा जो है वह देश हमारा भारत जो है, जिसके विषय में तमाम कहा जाता है कि हमारा देश बड़ा बहुत प्यारा मुल्क है और बहुत खूबसूरत मुल्क है और बहुत बेहतरीन मुल्क है, बहुत अद्वितीय मुल्क है। वो हमारा ये भारतवर्ष से जो है कैसे सुरक्षित रह पाएगा। तो चीन तो एक नमूना है। तो इसके विषय में बहुत गंभीर बात है। आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि आखिर ये बीजेपी की सरकार या मोदी जी की सरकार जिस सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार नेहरू ने मरवाया, उनके परिवार पर जासूसी भी करवाया ताकि उसके परिवार के लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, और इसकी पूरी वो खबर के लिए उनकी आज़ाद हिंद फौज को इस गद्दार नेहरू ने जो है लिया तक नहीं और कहता रहा कि इनको होमगार्ड बना दो। बल्कि पाकिस्तान पाकिस्तान की सरकार ने उसमें जितने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के सैनिक थे, उसको ले लिया उसने।
और हमारे देश का ये हमारे देश का गद्दार नेहरू जो है वो लिया ही नहीं, और कहता रहे कि इनको होमगार्ड बना दो। तो हाँ, तो उसी सुभाष चंद्र बोस को आगे या मोदी महोदय या बीजेपी वाले आगे उनको क्यों नहीं लाते हैं?